नमस्कार मित्रों। युक्ति संस्थान का खास कार्यक्रम गुफ्तगू 11वें अंक में मैं रमेश सोनी आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, भारत का जो समाज है हमेशा से पुरुष प्रधान समाज रहा है, मगर ऐसी बात नहीं है कि महिलाओं का यहाँ पर आदर और सम्मान नहीं होता हो। अगर हम बात करते हैं स्वतंत्रता आंदोलन की, तो महिलाओं ने पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। मगर भारतीय महिलाओं को आज भी वो अधिकार प्राप्त नहीं हुए जो उनको अधिकार प्राप्त होने थे। भारत के 75 वर्ष आज़ादी के बाद भी राजनीतिक क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो राजनीतिक अधिकारों में महिलाएं आज भी थोड़ी पिछड़ी हुई हैं। खैर, आज का हमारा जो मुख्य वार्ता का विषय है राजनीति में महिलाओं की भूमिका। बतौर मुख्य वक्ता के तौर पर हमारे बीच श्रीमती सुशीला जी सहारण उपस्थित हैं, जो कि चूरू जिले की महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष भी हैं और केंद्रीय महिला विकास समिति की प्रदेश सह संयोजक भी है। तो सबसे पहले तो मैडम, आपका हम युक्ति संस्थान की ओर से हार्दिक अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तमाम जो दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी ओर से भी मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। मैडम, सबसे पहले इस कार्यक्रम में हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि राजनीति में जो महिलाओं की भूमिका है उस पर आप क्या राय रखती हैं? महिलाओं को हर क्षेत्र में आज के आधुनिक युग में, जहां हम 21वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं या 21वीं शताब्दी को हम जी रहे हैं, उसमें हर क्षेत्र में योगदान होना अति आवश्यक है। और उसमें महिलाएं हर क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाकर स्थान प्राप्त कर भी रही हैं। तो राजनीति के क्षेत्र में भी महिलाओं ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया है, लेकिन उस हद तक अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है, ये मेरा मानना है। भारत की राजनीति में महिलाओं की स्थिति को आप किस तरह देखती हैं? भारतीय राजनीति में आज भी हम बराबरी के दर्जे की बात कर रहे हैं या बराबरी की हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। मैं कहना तो ये चाहती हूँ कि हम अगर अपना प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते हैं तो उन महिलाओं को निश्चय ही उनका स्थान प्राप्त होना चाहिए, जो कि राजनीति में नहीं हो पा रहा। मैंने अपने 20 साल के राजनीतिक जीवन में देखा है कि काम करके भी वो मुकाम उस महिला को नहीं मिल पा रहा है जिसकी वो हकदार है। मैडम, जो राजनीतिक जो क्षेत्र है, अगर कोई महिलाएं उसमें आती हैं तो उनके सामने क्या क्या चुनौतियां और क्या क्या समस्याएं होती है, महिला होने के नाते आप क्या विचार रखती हैं? वो ये आपका सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही आवश्यक सवाल आपने मुझसे किया है, जो मैं खुद भी आपको कहना चाहती थी कि महिलाएं अगर राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो वो अपने दायित्व जो जीवन से बालिका के पैदा होने से लेकर अपने माता पिता के यहाँ जो सिखाया जाता है उसका वो निर्वहन करके और उस परिवार में, उस घर में जिसमें उसका पालन पोषण हुआ, जो शिक्षा उसको दी गई, जो उसका घर कहलाता था, वहां से उसे सब कुछ छोड़कर एक नए घर में नए लोगों के परिवेश में जाना पड़ता है। यानी कि 20 साल की उम्र अगर आप मानते हैं कि उससे पहले आज के जीवन में शादी हम नहीं करते हैं बालिकाओं की, तो 20 साल वो अपने माता पिता के यहाँ रहने के बाद और अपने जहाँ कहीं उनको शादी की जाती है और उस घर में जाती है, तो वो नया परिवार, नए सदस्य, नया घर जो उसका नहीं कहलाता है और वो खुद भी फील नहीं कर सकती जब तक वो उसका अपना नहीं लगने लगे। और अपना लगने के लिए उसको बहुत सारे दायित्व निभाने पड़ते हैं। तो माता पिता के यहाँ पे भी बालिका को ये सिखाया जाता है कि आपके दायित्व बहुत सारे हैं, अधिकार चाहे उनको ना दिए गए। तो अब जब उसका शादीशुदा जीवन शुरू होता है, उसमें वो सास ससुर और पति और उनके जो भाई बहन हैं, उस परिवार को साथ लेकर उनके सब में सामंजस्य स्थापित करके अपने आप को स्थापित करना और अच्छा कहलाना, ये बहुत चैलेंजिंग जॉब है। वो करती हैं। फिर उसके ऊपर धीरे धीरे परिवार को चलाने का दायित्व, घर संभालने का, जिसको हम होम मिनिस्ट्री कहते हैं, कि होम मिनिस्ट्री से तो सभी डरते हैं, यानी कि होम मिनिस्ट्री जो है वो पूरी तरह से महिला देखती है। अब आप वहां से किसी महिला को दूसरे क्षेत्र में पाते हैं, यानी वो तो उसकी जिम्मेदारी है नहीं। अब दूसरा आज के परिवेश में कि महिला अर्निंग मेंबर भी होती है, वो
घर नहीं बैठती है। ज्यादातर हाँ। महिलाएं किसी न किसी रूप में अपनी आजीविका, अपनी पॉकेट मनी समझ लो हाँ। जो उसको किसी से प्राप्त नहीं होती है, वो अपने लिए अर्न करती है, तो उसके लिए कुछ न कुछ करती है। ये करते हुए अगर कोई महिला राजनीति में आती है, जो लास्ट स्टेप है उसका, जल्दी से कोई महिला सीधा राजनीति में उतरेगी तो कोई विरासत हो और उसको आगे ले जाना चाहते हो तो एक अलग बात है। लेकिन अगर कोई महिला अपनी स्वेच्छा से, उसकी राजनीतिक इच्छा जागृति हुई है और वो आती है, तो वहां पे भी उनको अपना आधिपत्य या अपना जो कहना चाहिए व्यक्तित्व स्थापित करना है, तो उसके लिए अगेन एक तीसरा संघर्ष का क्षेत्र तैयार होगा। तो महिला अपने घर को भी नहीं छोड़ सकती, वो जो बाहर है तो भी सुपरविजन उसी का चलता है, साथ में उसको अपने लिए अर्न करना है। अब सबसे बड़ा मुद्दा है कि राजनीति में आज के जमाने में कॉमर्शियल युग हो गया है, बिना पैसे के कुछ नहीं, ये आप सब जगह सुनते हैं। तो राजनीति में तो आज बिना पैसे के कुछ भी नहीं होता है। तो कोई महिला अपने दम पे चलना चाहे राजनीति के लिए, घर से उसको कोई सहयोग नहीं करेगा, कोई पैसा नहीं देगा कि हम पैसा दे रहे हैं आप करो राजनीति, ऐसा मैं नहीं मानती। मैं जिस परिवार से आती हूँ, आज मैं खुद भी ये बात आपको कह रही हूँ कि मैं अपने दम से चल रही हूँ, जो कुछ किया मैंने किया, और किसी से आज भी घर में पूछो, आप बाहर क्षेत्र में पूछो, मैंने किसी से एक पैसे का सहयोग नहीं लिया। तो आप ये समझिए कि ये सब करते हुए अगर महिला अपना व्यक्तित्व दिखाती है, लोगों को समझाती है कि मैं भी वर्चस्व रखती हूँ, तो उसके लिए उस महिला को कितनी ताकत लगानी पड़ती है। मैडम, जो महिलाएं राजनीति में आना चाहती है तो सामान्यतया देखा जाता है कि उनके ऊपर चरित्र दोष लगाया जाता है अधिकतर। लेकिन जिन महिलाओं का राजनीतिक बैकग्राउंड है, विरासत में जिनको राजनीति मिली है, उनके साथ प्राय ऐसा नहीं होता। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इससे अलग राय रखती हूँ। उनके साथ ऐसा नहीं होता या उनके साथ इस चीज का प्रयास नहीं किया जाता, ऐसा नहीं है। कोशिश तो वहाँ भी होते हैं, कोशिश पुरजोर रहती है और अंतिम समय तक रहती है। ये अलग बात है कि वो अपनी समझ रखती हैं, उनमें थोड़ी पावर होती है, उन्होंने पावर देखी होती है। विरासत से अगर राजनीति मिली है तो उनको पावर भी देखा है उन्होंने, तो उसका थोड़ा डर भी लोगों में रहता है, तो थोड़ी दबी जुबान में या फिर वो डोमिनेट करती हैं, इसलिए उनके सामने ज्यादा चल नहीं पाता ये फंडा। लेकिन व्यवहार सबके लिए, हर महिला के लिए नजर एक रहती है और नजरिया एक रहती है। जी मैडम, महिलाओं की अगर हम बात करते हैं, भ्रष्टाचार की संभावनाएं महिलाओं में कम होती है। महिला अगर संसद में या विधानसभाओं में चुनकर जाती है तो भ्रष्टाचार करने की संभावना उनकी बहुत कम होती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये फिर वही बिंदु घूमकर वहीं आ जाता है कि हम सारे संस्कार और सारी जिम्मेदारियां महिला को बचपन से सिखाते हैं। जब पैदा होती है तभी उसको दायित्व, जिम्मेदारी और चरित्र सबसे पहले, तो भ्रष्टाचार भी चरित्र में ही आता है। चरित्र में आता है। तो जब हमने नींव ही वो रखी जहाँ पे आपको चरित्र को बचाए, आपको सारे दायित्व निभाने हैं। क्यों? क्योंकि समाज ये नहीं कह दे कि तुमने सास ससुर की सेवा की, समाज ये नहीं कह दे कि आप परिवार को नहीं देख रही हो, बच्चों को छोड़ दिया, पति को छोड़ दिया, आप घूमती फिर रही हो। तो उसको वो सब दायित्व पूरे प्रॉपर तरीके से, कि दूसरों को बोलने का मौका ना मिले, ये सब करना पड़ता है। तो वो जब पूरे जीवन में प्रैक्टिकल वर्क करते हुए राजनीति में आती हैं, तो संभावनाएं इस चीज की बहुत ही शून्य हो जाती है। भारत की अगर बात करते हैं, भारतीय महिलाओं की बात करते हैं, तो ये आर्थिक रूप से ज्यादा सशक्त नहीं है और राजनीति में आने के लिए पैसों की भी आवश्यकता होती है। अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो उसको टिकट मिलने की भी संभावना बहुत कम होती है। तो यह जो कारण है, आर्थिक जो महिलाओं का पिछड़ापन है, इसको आप किस तरह से देखती हैं राजनीति के क्षेत्र में? आज जो महिलाएं राजनीति में आती हैं, इससे पहले एक इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था कि राजनीति में महिलाएं आती तो हैं, लेकिन शीघ्र ही वो कहीं गुमनामी में चली जाती हैं। इसकी वजह क्या है? तो मैंने इसकी दो ही वजह बताई थी। एक तो वो पॉलिटिकल क्षेत्र बहुत ही शार्प क्षेत्र है, जिसमें आपको बहुत सावधान रहना पड़ता है।
महिलाएं इनोसेंट होती हैं, किसी के कहने से, किसी के सहयोग से बाहर निकल के आती हैं घर से। राजनीति में कोई अलाउड नहीं करता है किसी को। तो अगर उनको ये समझ नहीं है तो थोड़े ही समय में उनका गलत प्रयोग करके और वो बैठने पे मजबूर हो जाएंगे। दूसरी चीज है आर्थिक सहयोग। अगर किसी महिला के पास अपने बूते पे चलने के साधन नहीं है तो बिना अर्थ के तो घर से बाहर निकलना ही मुश्किल है। तो इटसेल्फ अगेन दूसरा पॉइंट है कि वो इसलिए भी बैठ जाती है कि दूसरे लोग थोड़ी देर, जितनी देर जरूरत है चलाएंगे, उसके बाद आपको भूल जाएंगे। तो ये आर्थिक युग में अर्थ का होना तो अति आवश्यक। और ये वजह भी है कि आप बहुत अपने क्षेत्र में काम करके सफल हो चुकी हैं, लेकिन अगर आपके पास मनी पावर नहीं है तो कहीं ना कहीं ये भी एक कमजोरी है। मैडम, भारत की आज़ादी को 75 साल हो गए, लेकिन अगर हम संसद में महिलाओं की भागीदारी देखते हैं तो केवल 13% तक हम पहुंच पाए हैं। तो क्या विधान सभाओं में और संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए? अगर बढ़नी चाहिए तो उसके लिए हमें किस तरह के प्रयास सरकार को करने होंगे और किस प्रकार के प्रयास महिलाओं को खुद को भी करने होंगे, उस बारे में भी आप हमें थोड़ा बताएं। इस 21वीं शताब्दी में महिला सशक्तिकरण आपको एक नारा सब जगह सुनाई देता है, चाहे वो सामाजिक प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो राजनीतिक प्लेटफॉर्म हो, चाहे व्यवसाय में हो, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएं या योग्य है तो उनको स्थान बराबर दिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। ये हमारे भारत देश के लिए एक तरह से तो कहें तो बदकिस्मती है। लेकिन संसद में और विधानसभा में अगर महिलाओं की भागीदारी जितना कह रहे हैं उतना नहीं तो भी 20% तक तो आना चाहिए, थोड़ा तो आगे बढ़े। 20% भी अगर तय करते हैं, इस एजेंडे को पार्टियां घोषणा पत्र में बोलेंगी जरूर, लेकिन फॉलो नहीं करते, अनुसरण नहीं होता इसका। तो करना चाहिए, अब करना चाहिए, क्योंकि महिलाएं हर जगह परफॉर्मेंस में आगे हैं। आप जो भी सर्वे करवाते हैं उसमें अगर किसी महिला के पक्ष में सर्वे बोल रहा है तो आपको वहां पे उस महिला को स्थान देना चाहिए। तो मेरा संदेश तो यही है कि जहां जहां महिला डिजर्व करती है, एक्टिव है, उनको स्थान देना चाहिए। इसके बदले होता क्या है, अगर मजबूरी में महिला को देना ही पड़े तो प्रतिनिधि पति। मेरा अगला प्रश्न भी उसी पे आ जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में हम अधिकतर देखते हैं कि मान लो कोई महिला निर्वाचित हो गई तो उसका पति या पारिवारिक जो पुरुष सदस्य है वही शासन चलाता है। तो इसको आप किस तरह से देखती हैं? मैं जब से राजनीति में आई हूँ, हर प्लेटफॉर्म, हर मंच से ये आवाज हमेशा उठाती हूँ, इसका विरोध भी करती हूँ। जब मैंने सबसे पहली बार जिला परिषद का चुनाव लड़ा, उस समय महिला जिला प्रमुख थी सीट, तो इसलिए पार्टी ने मुझे जिला प्रमुख कैंडिडेट के नाते और मुझे कहा कि आपको जिला परिषद का चुनाव लड़ना है, तो पार्टी के आदेश के अनुसार मैंने वो काम किया। लेकिन जब मैंने इलेक्शन में, प्रचार में जब देखा कि मंच पे मेरे अलावा कोई महिला नहीं, जबकि 50% भागीदारी, 50% पंचायत राज में महिलाओं की भागीदारी, 50 अगर पुरुष को सीट दी तो 50 ही महिलाओं को देनी पड़ेगी। तो पुरुष 50 है तो महिलाएं 50 कहाँ हैं? एक के भी दर्शन नहीं है। जिस नाम से आपने पर्चा भरा है, जिस नाम से आपको प्रचार करना, क्योंकि वोट लेना है तो उसका नाम तो बताना पड़ेगा, वोट किसको देना है। तो पति बोल रहा है पत्नी का नाम, और सारे प्रचार में कह रहे हैं उस पति का नाम ले रहे हैं जो उसका उम्मीदवार नहीं है, उम्मीदवार उसकी पत्नी है। तो मैं उसी समय जब मेरी मंच पे बारी आती भाषण देने की, तो मैं ये कहती कि भी मेरे ब्लॉक में मेरे नीचे ये महिला है तो वो मंच पे भी दिखाई देनी चाहिए। जब मैं हूँ मंच पे तो आपको महिला को भी लाना चाहिए, शक्ल दिखनी चाहिए, प्रतिनिधि कौन है, उम्मीदवार कौन है। और जब आप वोट देंगे तो नाम तो आप बोल रहे हैं पति का, तो वोट तो उस नाम से पड़ेगा ना जिस नाम से उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये तो गलत तरीका है। तो धीरे धीरे महिलाएं कहीं कहीं दिखाई देने लगी, और देखते देखते आज
20 साल मुझे हो जाएंगे इस इलेक्शन की लिमिट का समय आने तक, तो मैं देखती आ रही हूँ कुछ बढ़ी है, लेकिन उतना प्रतिशत नहीं बढ़ पा रही है जितना होना वो चाहिए। स्पीड इसमें नहीं आ पा रही है। वजह यही है पुरुष प्रधान, जो आपने शुरुआत की जिस बात से कि पुरुष प्रधान के ठप्पे से हम बाहर निकल के नहीं आ पा रहे। आम जो महिलाएं हैं जो राजनीति में आना चाहती है, तो उनको ऐसे कौन से कार्य करने होंगे जिनसे वह अपनी एक राजनीति में अलग पहचान बना सके? पहला, आपको खुद को सक्रिय रहना होगा। जो काम करें वो आप अपने बूते पे करें। आपको खुद को आते हो वो काम करना, तो ये आप उस क्षेत्र में आए। उसका दूसरा अगला सवाल जो है वो आप अपने आप पर डिपेंड हो, किसी और पे डिपेंड ना हो। आर्थिक तौर पे भी अगर आपकी कैपेसिटी खुद की नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात है कि कुछ चीजें हैं जो आपको डिसाइड करनी पड़ेंगी। इसमें आपका कैरेक्टर सबसे पहला आता है, जिसमें आपको हर हिसाब से मजबूत रहना ही पड़ेगा। इस चीज को आपको बिल्कुल समझ कर आगे चलना पड़ेगा, अदरवाइज आप बहुत आगे नहीं जा पाएंगे। बहुत सारे प्रश्न थे हमारे पास, आपने बहुत अपने अनुभव से बहुत सुंदर आपने विचार रखे इस कार्यक्रम में। अब आप इस कार्यक्रम के माध्यम से दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? दर्शकों को मैं यही कहना चाहूंगी कि मैंने जो अपने जीवन में महसूस किया है और इस क्षेत्र में आई, ये मेरी एक इच्छा थी कि इस क्षेत्र में आकर भी अच्छे काम किए जा सकते हैं, और महिलाओं के लिए एक संदेश देना कि ये क्षेत्र ऐसा नहीं है जैसा इसके बारे में विचार रखा जाता है। सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और ये बहुत अच्छा क्षेत्र है, इसमें भी बहुत आगे संभावनाएं हैं। तो वो सभी अपने बच्चों को, जिसमें नेतृत्व का गुण हो, वो इसमें इनको आगे बढ़ाएं और महिलाओं की भागीदारी सभी लोग मिलकर सुनिश्चित करें। मैडम, आपने अपना अमूल्य समय संस्था को दिया, इसके लिए संस्था आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। आभार व्यक्त करता हूँ जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनकी ओर से भी आपका, हमारी सहयोगी तर्जनी का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपने हमें अमूल्य समय दिया, एक बार पुनः इसके लिए आपका आभार। जय हिंद, जय भारत। जय